बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज मैं मुराद सईद की किताब दुस्ते नीम शब का रकीब, इसका तीसरा हिस्सा आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, पार्ट 3। इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके सामने पेश कर चुका हूँ। पार्ट 1 इस किताब के हिस्से अव्वल पर मुश्तमिल था। पार्ट 2 जो मेरा पार्ट 2 था, यानी मेरे व्लॉग का पार्ट 2, वो इस किताब के दूसरे और तीसरे हिस्से पर मुश्तमिल था। और आज पार्ट 3 में मैं इस किताब का चौथा हिस्सा पेश करूंगा, तो ये किताब मुकम्मल हो जाएगी। और उसके बाद फिर ट्वीट्स वाला हिस्सा रह जाएगा, वो जब आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लीजिएगा, या फिर आप ट्विटर लाइन, उनकी जो ट्विटर टाइमलाइन है वहाँ जाके देख सकते हैं, तो वहाँ से आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। किताब का ये जो हिस्सा है, इस पर आने से पहले मैं एक चीज़ आपको आपके सवाल का जवाब दे दूँ। आप में से तकरीबन 80% कमेंट्स इस सवाल पर आए थे कि ये किताब हमें कैसे मिल सकती है, ये किताब हमें कहाँ से मिल सकती है। तो देखिए, एक तो मैंने आपको बताया था कि ये MMA पब्लिशर है, पब्लिशर्स उन्होंने ये छापी है। अब ये MMA पब्लिशर्स कौन है? मेरा ख्याल है कि वहाँ से तो शायद ये किताब नहीं मिल रही, क्योंकि अभी तक मैंने जो मालूमात हासिल की हैं, ये किताब किसी पब्लिशर के पास या किसी दुकान पर दस्तयाब नहीं है। अलबत्ता मेरे इल्म में आया है कि कुछ लोगों के पास ये किताबें मौजूद हैं जो इसे बेच रहे हैं, और शायद थोड़ी महंगी बेच रहे हैं। यानी वैसे तो इस पर 3,800 रुपये कीमत लिखी हुई है, लेकिन शायद 4 या 5,000 रुपये में किताब मिल रही है, ऐसा मेरे इल्म में आया है। मुझे शायद नंबर भी मिल जाए, मैंने किसी से कहा था कि नंबर मुझे दे दें जहाँ से किताब मिल रही है, लेकिन वो जाहिर है वो नंबर मैं पब्लिक नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उन्होंने पब्लिक नहीं किया हुआ वो नंबर, तो मैं भी पब्लिक नहीं कर सकूँगा। ऑनलाइन ये भी दस्तयाब नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई इसकी PDF बना दे और PDF बना के उसको शेयर कर दे, लेकिन उससे ये मसला होगा, मैं इसकी PDF इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि इसके कॉपीराइट हैं किसी के पास। जिसके पास इसके कॉपीराइट हैं वही इसकी PDF बना सकता है। अगर मैं इसकी PDF बनाऊंगा, जैसे कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि PDF बना के शेयर कर दें, तो अगर मैं इसकी PDF बनाता हूं तो ये कॉपीराइट वायलेशन होगी, क्योंकि इसके जुमला हुकूक बहक के मुनसिफ महफूज हैं, राइटर के पास इसके हैं। जाहिर है आम हालात में तो राइटर अपनी किताब बेचना चाहता है और वो उसकी PDF नहीं बनाता, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी किताब खरीदी जाए। इस केस में अगर मुराद सईद साहब या उनका पब्लिशर ये चाहते हैं कि किताब का कंटेंट बस पहुंचना चाहिए, किताब बेचने से उन्हें गरज नहीं है, तो फिर PDF भी उन्हीं को बनानी चाहिए, यानी मैं ये काम कर नहीं सकता। तो ये इसमें कुछ पेचीदगियां हैं। बहरहाल जैसे मेरे इल्म में कुछ ऐसा लिंक या ऐसी चीज़ या ऐसा पता या ऐसा टेलीफोन नंबर मेरे इल्म में आता है कि जो पब्लिकली उसको बेच रहे हुए, तो मैं ज़रूर आपके साथ अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा और बता भी दूंगा कि आप ये किताब फलां जगह से मंगवा सकते हैं। अभी तो मेरे बहुत सारे करीबी दोस्तों ने मुझे कहा कि हमें ये किताब चाहिए। मैंने उनसे भी कहा है कि मैंने 10-12 किताबें मंगवा रखी हैं, लेकिन मुझ तक कभी आई नहीं है। अगर मुझे मिल जाती हैं तो मैं जो है वो ये किताब आपके साथ शेयर कर लूँगा। अभी तो इसका स्टेटस ये है, तो कोई बहुत हौसला अफजा बात आपके लिए नहीं है। अलबत्ता जो लोग किताब पढ़ना चाहेंगे, मुझे लगता है कि 5-10 दिन में, अगले 2-4-5 दिन में शायद कोई ना कोई इसका रास्ता निकल आएगा, क्योंकि अभी बहरहाल इस किताब के हवाले से एक दबाव सा महसूस पब्लिशर्स के ऊपर होता है, और इस्लामाबाद की जो बड़ी दुकानें हैं वहाँ पर लोग डिमांड करने तो जा रहे हैं। सईद बुक डिपो है या इकबाल बुक डिपो है, तो वहाँ पर लोग इस्लामाबाद की बड़ी दुकानों पर जा तो रहे हैं डिमांड करने, लेकिन वहाँ ये किताब दस्तयाब नहीं है। मैं जो इस किताब का तीसरा हिस्सा था, स्वयं जो इस बुक का है, शरीके जुर्म के नाम से, उसका आखिरी चैप्टर बादशाह नंगा है, वो रह गया था, वो रजीम चेंज के हवाले से। वहीं से मैं शुरू करता हूँ और फिर हिस्सा चहारम के कुछ सीधा निकात आपके सामने रख के और फिर इस सिलसिले को यहाँ पर इस किताब के रिव्यू को वाइंड अप करते हैं। बादशाह नंगा है, ये सफ़ा नंबर 166 से शुरू होता है और यहाँ पर इसमें रजीम चेंज के हवाले से बात हुई है। कमरे में मौजूद वज़रा उठकर कौमी असम्बली चले गए। मैं कुछ पैराग्राफ आप जानते हैं छोड़ देता हूँ और कुछ पैराग्राफ पढ़ता हूँ, ताकि आपको सिर्फ उसका थीम मिल जाए। बाकी जब आप खुद किताब पढ़ेंगे तो डिटेल से उसको पढ़ सकते हैं, या आप इसको टीज़र समझ लीजिए। जैसे फिल्म का टीज़र होता है ना, आप टीज़र देखते हैं तो आपको फिल्म के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, तो ये टीज़र है। कमरे में मौजूद वज़रा उठकर कौमी असम्बली चले गए। मैं वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से निकलकर डिप्टी MS के कमरे में आ गया, जहाँ खावर घुमन, समी इब्राहिम, इमरान रियाज और अरशद शरीफ बैठे थे। खान साहब ने कुछ देर पहले मुलाकात की थी। कमरे में इन सहाफ़ियों के अलावा एक और शख्स भी मौजूद था। मुझे देखकर सहाफ़ियों से डिप्टी MS ने सहाफ़ियों को बताया, और जिसे बाद अज़ां अरशद शरीफ और इमरान रियाज ने भी कोट किया, कि 4 साल कभी वज़ीर-ए-आज़म हाउस का पानी नहीं पिया। सहाफ़ियों और DMS के दरमियान गुफ्तगू जारी थी। अरशद भाई मेरा चेहरा पढ़ते हुए मेरे पास आए और मैंने कहा,
इट्स ओवर, साजिश कामयाब हो गई है। उन्होंने जवाब दिया कि वो जानते हैं, लेकिन खान साहब ने सबको एक्सपोज कर दिया है और इस वक्त ये आपकी बड़ी कामयाबी है। यानी अरशद शरीफ ने कहा कि चलिए हार तो आप गए हैं, लेकिन सबको एक्सपोज कर दिया खान साहब ने और यही आपकी कामयाबी है। आप इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते थे, तमाम ऑप्शंस उनके काबू में थे। ये जो सोफे पे बैठा है, उनका इशारा कमरे में मौजूद शख्स की जानिब था। इसका नाम कर्नल रिजवान है। ये वज़ीर आज़म हाउस को कंट्रोल करने आया है। बाहर फैले सब लोग और ये एक टीम के हैं। ये यहाँ इसलिए बैठा है ताकि सुनगुन ले सके कि कहीं हम में से किसी ने साइफर देख तो नहीं लिया। उन्होंने मुझे वज़ीर आज़म के पास जाने की हिदायत की और वापस कमरे में बैठे सहाफ़ियों की जानिब चल दिए। फिर मुड़े और कहा, खान साहब ने कमाल कर दिया, ना कोई न्यूट्रल रहा है, ना किसी के चेहरे पर जमहूरियत का नकाब बचा है। हर इदारे, हर शख्सियत को एक्सपोज कर दिया। वाकई गेंद आखिरी गेंद तक खेले। वज़ीर आज़म ऑफिस पहुंचा तो असद उमर वहां खड़े थे। खान साहब टीवी पर ईवान की कार्रवाई देख रहे थे। जूं ही कार्रवाई का आगाज़ हुआ, असद उमर साहब ने खान साहब से यह कहते हुए जाने की इजाज़त तलब की कि आई कांट सी दिस, मैं ये नहीं देख सकता। ईवान की कार्रवाई शुरू हुई। स्पीकर असद कैसर अपने इस्तीफे का ऐलान करके कुर्सी से उठे तो खान साहब ने भी डायरी उठाई और उठ खड़े हुए। लेट्स गो, अल्लाह बहुत बड़ा है, हमने अपनी पूरी कोशिश की, अब तहरीक का अगला मरहला शुरू होगा। इंशाअल्लाह हम खान साहब के साथ गाड़ी तक आए। उन्होंने कहा कि अब तहरीक का अगला मरहला शुरू होगा। इंशाअल्लाह हम खान साहब के साथ गाड़ी तक आए। खान साहब ने सबको खुदा हाफिज़ कहा और बनी गाला रवाना होगा। रजीम चेंज ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका था। खान साहब बनी गाला पहुँचे। रात के आखिरी पहर वहाँ के स्टाफ ने यह तशवीशनाक खबर दी कि बनी गाला से वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी हटा दी गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुत्तला करके खैबर पख्तूनख्वा हाउस से KP पुलिस की सिक्योरिटी भिजवाई और साथ ही दीगर सूबों की अपनी हुकूमतों को इस नई सूरत हाल से आगाह किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि रजीम चेंज ऑपरेशन कोई एक दिन, हफ्ते या महीने का काम नहीं था। इस मंसूबे पर काम इमरान खान के हुकूमत में आने से के पहले साल से ही जारी था। फैसला साजों को यह अंदाज़ा तो नहीं था कि इसके बाद इमरान खान कितनी बड़ी ताकत बनकर उभरेगा, लेकिन इतना उन्हें भी इल्म था कि इमरान खान सुकून से नहीं बैठेगा और इसलिए खान साहब की ज़िंदगी के हवाले से उनके अज़ाइम रजीम चेंज के पहले दिन से ही ठीक नहीं थे। फिर एब्सोल्युटली नॉट और जो खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था उस पर जनरल बाजवा का एतराज़ जो है उन्होंने अपनी किताब में एक मीटिंग के हवाले से शामिल किया है कि एक मीटिंग थी और उसमें उन्होंने बाजवा साहब ने बड़ा एतराज़ किया कि खान साहब ने ये क्यों कहा। जुलाई 2021 में पार्लियामान की मुश्तरका कमेटी बराए सिक्योरिटी का इजलास बुलाया गया। आर्मी चीफ और DGI-SI भी इस मीटिंग में शिरकत के लिए पहुंचे। मीटिंग से पहले स्पीकर चैम्बर में उन्हें बिठाया। कमरे में दाखिल होते ही जनरल बाजवा बोलने लगे कि प्राइम मिनिस्टर को क्या ज़रूरत थी एब्सोल्युटली नॉट कहने की। जनरल बाजवा ने कहा, आप लोग उन्हें समझाते नहीं। उस वक्त स्पीकर चैम्बर्स में स्पीकर असद कैसर और दीगर मिलिट्री ऑफिसर्स बैठे थे। आर्मी चीफ कहते हैं कि इससे पहले उन्होंने बरतानिया से कहा था कि हमारा एक दहशतगर्द भी आपके पास है, यानी उन्होंने बरतानिया से कहा था कि हमारा एक दहशतगर्द भी आपके पास है, क्या आप हमें वहां ड्रोन हमले करने की इजाज़त देंगे? अगर नहीं तो फिर आप हमारे मुल्क में कैसे ड्रोन कर सकते हैं? हमारी ये यानी जनरल बाजवा एतराज़ कर रहे हैं कि उन्होंने बरतानिया को भी ये जुमला कहा, बरतानिया को ये कहने की ज़रूरत क्या थी, यानी ये नहीं कहना चाहिए था। इमरान खान पर वो एतराज़ कर रहे थे जनरल बाजवा कि एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, बरतानिया से कह दिया कि भाई आप ड्रोन हमले क्यों करते हो, इस तरह तो हमारा भी एक दहशतगर्द आपके पास है, तो क्या हम भी फिर ड्रोन हमले करें आपके ऊपर, आप हमें इजाज़त देंगे? तो जनरल बाजवा ने कहा कि हमारी मजबूरियाँ हैं, इनकी वजह से हमें जगह जगह वजाहतें देना पड़ रही हैं, हर पॉलिसी पर इन्हें तनकीद करनी होती है। स्पीकर साहब बिल्कुल गुंग, कभी जनरल बाजवा और कभी वहाँ बैठे दिगर अफसरान को देख रहे थे। अपने मुल्क की आर्मी चीफ से ये सुनने की उन्हें उम्मीद ना थी। ये उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट के वास्ते जनरल बाजवा के एतराज़ थे वो बताए। अरशद शरीफ के हवाले से उन्होंने लिखा है कि अरशद शरीफ ने इन्हें बताया कि आपकी हुकूमत जा रही है। तो किस तरह से उन्होंने कहा, ज़रा ये मैं आपके सामने रखता हूँ। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग से कबल आर्मी चीफ की गुफ्तगू और ब्रीफिंग में अमेरिका के हवाले से मौक़िफ़ सुनकर आने वाले वक्तों में उनमें के झुकाव का अंदाज़ा बखूबी हो रहा था। मीटिंग के इख्तिताम पर मैं आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के लिए निकल गया। आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की आम इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हो रहा था। अली अमीन गंडापुर बहैसियत वफाकी वज़ीर बराए गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर उमूर इंतखाबात की तैयारी में मुतहरिक थे और पार्टी की तंजीमी मामलात की भी सरपरस्ती कर रहे थे। मैं इंतखाबी मुहिम चला रहा था। मीरपुर में एक इंतखाबी सरगर्मी से वापस आ रहा था कि अरशद शरीफ की कॉल आई, अरशद भाई की कॉल आई। हाल चाल पूछा। मैंने बताया कि इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हूँ। पूछा क्या लग रहा है? मैंने कहा इंशाल्लाह हुकूमत बनाएंगे। कहने लगे अच्छा है, वहाँ हुकूमत बना लें, यहाँ आपकी हुकूमत जा रही है। ये रजीम चेंज से पहले 2021 की बात है। मैंने कहा क्या मतलब? बोले मैं सहाफ़ी हूँ, मेरा काम था खबर देना।
आप हुकूमत में हैं, इदारे आपके मातहत हैं, वज़ीर आज़म को जवाब दें हैं, बुलाकर पूछ लें कुछ दिन से क्या हो रहा है, अमरीकी सदारती इंतखाबात के बाद क्या सूरत हाल बन रही है। फिर कहने लगे अपनी तवज्जो कैंपेन पर रखें, वापस आते हैं तो कुछ सवाल हैं उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये अरशद शरीफ ने जब 2021 के जुलाई का वो हवाला दे रहे हैं, और तो वो कहते हैं कि जी उस वक्त इंतखाबी मुहिम जब चल रही थी तो अरशद शरीफ ने उन्हें ये कहा था। फिर ये जो चैप्टर था बादशाह नंगा है, इसमें ये सारी चीज़ें उन्होंने शामिल की हैं। उसके बाद किताब का चौथा हिस्सा शुरू होता है राह मुगीला। मुगीला क्या होता है? मुगीला कहते हैं सहराओं में पाया जाने वाला एक कांटेदार दरख्त होता है, उसे मुगीला कहते हैं। खारे मुगीला के भी आपने नाम सुना होगा कि यानी मुगीला के कांटे। तो राह मुगीला का मतलब हुआ कि खारदार रास्तों का सफ़र, यानी खारदार सहराओं का सफ़र, इस तरह आप कह सकते हैं, यानी मुश्किल रास्ते का सफ़र। अब इस पूरे बाब में उन्होंने बहुत ही सख्त संगीन किस्म की बातें की हैं, जिसमें उन्होंने तालिबान को वापस पाकिस्तान में लाकर बसाने और उनके ख़िलाफ़ अपनी जिद्दोजहद का तफसील से जिक्र किया है कि किस तरह से तालिबान को यहाँ पर लाकर बसाने की बार बार कोशिशें होती रहीं और किस तरह से मुराद सईद उन कोशिशों को दूर करने की, उन कोशिशों के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, कभी एहतजाज की सूरत में, कभी जलसों की सूरत में, कभी किसी और सूरत में। और पूरी तफसीली जद्दोजहद उन्होंने अपने इस हिस्से में बयान की है और बताया है कि उस सिलसिले में उनको फिर कई दफ़ा रूपोशी भी इख्तियार करना पड़ी, कई तरह के थ्रेट्स का सामना करना पड़ा। तो ये हवाल उन्होंने इस पूरे हिस्से में बताया है। कुछ बातें जो मैं कर सकता हूँ वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, बाकी आप किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तानी तालिबान की वापसी के लिए प्लानिंग किस तरह से हुई है उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा कि अब अहम तरीन मसला दरपेश था। अस्करी क़यादत के मुताबिक अफ़गानिस्तान ने सिक्योरिटी मीटिंग्स में उनसे पाकिस्तानी तालिबान को वापस लेने की इस्तदा की थी, और ये बात जनरल बाजवा इमरान खान के साथ होने वाली एक मीटिंग में पहले भी रख चुके थे, जिसका वो पिछले हिस्से में बता चुके हैं। यानी अफ़गानिस्तान ने सिक्योरिटी मीटिंग में पाकिस्तानी तालिबान को वापस लेने की दरख्वास्त की थी कि इन्हें वापस ले लें। ये बयान DG ISPR भी दे चुके थे। चंद रोज़ बाद स्पीकर असद कैसर के साथ सीनियर वज़रा की एक मीटिंग के अख्ताम पर पता चला कि अस्करी क़यादत कल वज़ीर-ए-आज़म साहब को ब्रीफिंग देने जा रही है। जब अस्करी क़यादत की तजावीज़ का जिक्र शुरू हुआ तो मैंने सवालात की बौछार कर दी और ख़तरे से आगाह किया। शीरी मज़ारी, असद उमर, फवाद चौधरी ने कहा कि हमें तो इस मसले की बारीकियों का इतना इल्म नहीं, मीटिंग में आपका होना चाहिए। अस्करी क़यादत खुसूसन जनरल बाजवा को अंदरूनी मीटिंग में मेरा अपनी राय का खुलकर इजहार करना शायद ही कभी गवारा था। इस मौजू पर मेरा मौक़िफ़ भांपते हुए उन्होंने मुझे मीटिंग से बाहर रुकने का कहा होगा। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म साहब मुझे मीटिंग से बाहर रखने का कहा होगा। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म साहब को इल्म था कि इस इशू पर मैं हमेशा से ही बात करके ख़तरे से आगाह करता हूँ। अगले दिन मुझे भी मीटिंग में बुला लिया गया। वहाँ फिर उन्होंने तफसील से बताया कि उन्होंने इस मौजू पर अपने ख़यालात का इजहार किस तरह से किया, लेकिन फिर वो कहते हैं कि कुछ दिन के बाद अफ़गानिस्तान से तश्कीलें आना शुरू हो गईं। अगस्त के पहले हफ्ते अफ़गानिस्तान की तरफ से होने वाली तालिबान तश्कील की इत्तला मिली और फिर उनकी देर से सरहद क्रॉस करते हुए तस्वीरें भी मौसूल हुईं। एक मरतबा फिर हुकूमत को झंझोड़ा। इस दफ़ा पुराने सवाल दोहराने के साथ सरहद पर लगी बाढ़ और इस बाढ़ की मौजूदगी में तालिबान के पाकिस्तान आने का भी सवाल उठाया। ये भी पूछा कि हासिल करदा अमन ख़तरे में है, हमें आगाह किया जाए कि क्या अमेरिका से कोई वादे हुए हैं, इस खत्ते में पावर प्लेयर्स की लड़ाई में रेलेवेंट रहने के लिए क्या फ़ैसले हुए हैं और क्या एक दफ़ा फिर हमें नई जंग में धकेलने का फ़ैसला हो गया है। फिर तश्कील स्वात पहुंची, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है कि दीर से होते हुए तालिबान तश्कील स्वात पहुंच चुकी थी और मट्टा में एक पहाड़ी उनका ठिकाना था। अरकान असम्बली को भत्ते के लिए कॉल्स आना शुरू हो गई। पार्टी के सीनियर रहनुमा खुसूसन KP वाले, जिनको अभी तक इस मामले की संजीदगी का अंदाज़ा नहीं था, को भी कॉल्स गईं। इमरान खान से गुजारिश की करके KP हाउस में मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में अरकान का ख्याल था कि मुराद सईद को खुलकर इस इशू पर बात नहीं करनी चाहिए। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह था जो मैंने दोहरा दिया। परवेज़ खट्टक ने पहले मुझे इस मामले से दूर रहने का कहा था कि अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में ना डालो, लेकिन अब उनकी फैमिली से मुंतखब रुकनी असम्बली को भी भत्ता देने की कॉल्स मौसूल हो चुकी थीं। सो इस दफ़ा सिर्फ नसीहत करते हुए एहतियात करने का कहा। फिर आगे जाके वो लिखते हैं अरशद शरीफ की शहादत की खबर जब उनको मिली उस बारे में, और इस बाब का उन्वान है वो लोग भी बिछड़े जो बिछड़ने के नहीं थे। रजीम चेंज के बाद एक वार हो रहे थे, कभी मुकदमे और कभी अदालतों के चक्कर, कभी खान साहब के घर पर धावा, कभी तालिबान को लाने और आबाद करने की कोशिशें। हमारी इन सब पेशकदमियों को रोकने की जद्दोजहद भी साथ साथ ही चल रही थी। पार्टी की एक सियासी सरगर्मी के लिए रावलपिंडी गया। इस दौरान और बेसबब बार बार अरशद शरीफ का ख्याल आ रहा था
कॉल करने की कोशिश की मगर फ़ोन काम नहीं कर रहा था। बिल भी अदा किया कि शायद ये मसला हो। बहरहाल घर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई और दीगर कामों में उलझकर मुझे उन्हें कॉल करना याद नहीं रहा। देर रात अम्माद यूसुफ का फ़ोन आया। ज़ारो कतार रोते हुए घुकियों के दरमियान कहा कि भाई को मार दिया ज़ालिमों ने। पूछा किसको? अरशद की ज़िंदगी को लायक ख़तरात का इल्म तो था, लेकिन मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये इस हद तक चले जाएंगे। अम्माद ने कहा अरशद को मार दिया। इसके बाद के दिन मैंने एक रोबोट की तरह गुजारे। होश उस दिन आया जब अरशद शरीफ की शहादत के हफ्ता 10 दिन बाद इमरान खान पर वज़ीराबाद में कातिलाना हमला किया गया। हमले में इमरान खान को 4 गोलियां लगीं। फिर ज़मान पार्क पर हमले का वो जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान की ज़िंदगी पर जारी वार और साजिशों से भी नबुर्द आज़मा थे। मार्च 2023 में इमरान खान के घर ज़मान पार्क पर हमला किया गया, जिसका तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लाहौर के शहरियों ने डट कर मुकाबला किया। तो उसके बाद 18 मार्च को लाहौर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान की पेशी के मौके पर इनके लिए डेथ ट्रैप बिछाया गया और साथ ही एक मरतबा फिर उनके घर पर हमला किया गया। हमारी क़यादत और कारकुनान पर बदतरीन शेलिंग की गई, रबर बुलेट्स फायर किए गए, लाठी चार्ज और जुडिशल कॉम्प्लेक्स की छत से पथराव किया गया, लेकिन दहशतगर्दी के मुकदमे भी हमारे ऊपर ही दर्ज कर दिए गए। ज़मान पार्क में फिर किस तरह से पनाह लेने पर मजबूर हुए मुराद सईद, उसका जिक्र करते हुए वो लिखते हैं कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने घर की बालाई मंजिल पर खान साहब के बेटों का कमरा तैयार करवाया और अगले 2 महीने मैंने वहाँ गुजारे। मैं वहीं से अपने कारकुनों और अमन तहरीक के दोस्तों को मुतहरिक कर रहा था कि ईद के तीसरे रोज़ मेरे गाँव कबल के पुलिस स्टेशन पर धमाका हुआ। अभी इस हमले के हवाले से पूरी मालूमात भी बाहर नहीं आई थी कि मुझे तालिबान की जानिब से पैगाम मिला कि आए तो हम आपके लिए थे, लेकिन आप तो ईद पे भी घर नहीं आए, इसलिए आपके लिए भेजा तोहफ़ा पुलिस स्टेशन भेज दिया। तो ये उन्होंने कहा कि तालिबान का मुझे मैसेज आया कि आपके लिए बंदा भेजा था, लेकिन आप नहीं थे, तो फिर पुलिस में ये बंदा भेज दिया। इसी तरह से उन्होंने खान साहब के हवाले से लिखा है कि उनको जो है वो तकलीफ़ थी और अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ इसे जो स्किप भी कर रहा हूँ ताकि ये आपका, किसी ने कहा कि आप स्पॉइलर दे रहे हैं, तो मैंने कहा कि स्पॉइलर नहीं दे रहा, मैं तो टीज़र दे रहा हूँ ताकि आप वो किताब पढ़ें तो आपको आपके जहन में बाकी चीज़ें हों। बहरहाल खान साहब ने ज़मान पार्क में जो है वो रुकने का उन्हें कहा मुराद सईद को, तो उसके हवाले से वो लिखते हैं खान साहब एक दिन वीडियो लिंक तकरीर के बाद बाहर आए तो मुझसे पूछा कि तुमने वीडियो लिंक के ज़रिए मुजाहिरीन से ख़िताब किया। मैंने कहा जी यहीं से किया। कहने लगे इसलिए तो गुस्सा बढ़ता जा रहा है कि अब दूर से भी एक ही दिन इतने इलाकों में मुजाहिरे हो जाते हैं। बस बाहर ना जाना, बहुत एहतियात करना। मैं बहुत तंग आ चुका था, बोर हो रहा था। मैंने खान साहब से कहा कि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि अपनी कौम को कॉल दूं और मीडिया की मौजूदगी में उनको बता दूं कि मारना है तो मारें, गिरफ़्तार करना है तो कर लें, मुझसे मज़ीद ये छुपन छुपाई नहीं हो सकती। खान साहब ने सख्ती से ऐसी कोई बेवकूफ़ी ना करने की तंबीह की और मुझ पर मुकम्मल तौर पर घर के अहाते से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। मैं जो ज़मान पार्क में सैकड़ों कारकुनों और दोस्तों की मौजूदगी में बोर हो रहा था, नहीं जानता था कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ये उन्होंने लिखा है। फिर एक जगह पर उन्होंने ये भी लिखा था कि उनको जो है वो खान साहब गाड़ी में बैठे तो मैंने उनको आगाह किया और साथ ही इजाज़त चाही कि मैं आपके घर से जाना चाहूँगा ताकि मेरा बहाना बनाकर यहाँ पर धावा ना बोला जाए। खान साहब ने कहा कोई ज़रूरत नहीं। घर पहुँचे तो सबको बुलाया और मेरे हवाले से उनसे राय ली कि क्या किया जाए। तय हुआ कि मैं ज़मान पार्क में ही रहूँ, क्योंकि कहीं और से उठा लेते हैं तो फिर गायब कर दिया जाएगा। कम से कम यहाँ मौजूद मीडिया है, मार नहीं सकेंगे। KP के जाने का ऑप्शन रद्द कर दिया गया। तो ये वो बता रहे हैं कि किस तरह से वो कुछ अर्सा फिर उन्होंने ज़मान पार्क के घर में छुप कर गुजारा। इमरान खान की गिरफ़्तारी के हवाले से उन्होंने लिखा है अब तुम आए हो मेरी जान तमाशा करने, ये बाप का उन्वान है। अब तुम आए हो मेरी जान तमाशा करने। 9 मई को रेंजर्स इस्लामाबाद हाईकोर्ट की दरवाजे तोड़कर इमरान खान के वकला और स्टाफ को ज़दोकोब और इमरान खान के ज़ख्मी होने के बावजूद अदालत के हाथे से घसीटते हुए ले गए। पूरे मीडिया पर इमरान खान को कॉलर से पकड़ कर ले जाने की वीडियोज़ खुसूसी तौर पर चलाई गईं। अवाम बड़ी तादाद में एहतजाज करने निकले। 9 मई से कहीं पहले ख़तरात की नौयत को देखते हुए इमरान खान मुझे ज़मान पार्क से बाहर निकलने से मना कर चुके थे। ज़मान पार्क में बैठे मैं इन तमाम हालात का मुशाहिदा कर रहा था। क्या हो रहा था, क्या होने जा रहा था, बहुत वाज़ेह था। मैं कि पहले ही मातूब था। 9 मई के बाद मुझ पर नज़र करम मज़ीद बढ़ गई। खान साहब के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए अगले चंद दिन मैं मुकम्मल तौर पर मंजर से बाहर हो गया। इसके बाद फिर मुराद सईद जो हैं वो मुसलसल रूपोशी में रहे और अभी तक रूपोश हैं। ज़ाहिर है हालात उनके लिए साजगार नहीं हैं।
8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से भी उन्होंने लिखा है कि 8 फरवरी के इंतखाबात पर जिस तरह डाका मारा गया और जिस बेशर्मी से फॉर्म 47 के ज़रिए 17 सीटों वालों को हुकूमत में बिठाया गया, खैबर पख्तूनख्वा में इसमें भरपूर कोशिश के बावजूद कामयाबी न हो सकी। PTI जिसको तोड़ने और रोकने के लिए हर कानून तोड़ा गया, आइन पामाल किया गया, उसने पहरा देकर खैबर पख्तूनख्वा में अपना मैंडेट बचा लिया। फिर 1200 तालिबान की आमद के हवाले से वो लिखते हैं कि अप्रैल मई 2025 में पाक भारत कशीदगी के दौरान बाजोड़ से मुल्का सरहदी इलाकों से फ़ौज हटा दी गई, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मोहम्मद में हुआ। इस दौरान 1200 तालिबान की एक बड़ी तश्कील बाजोड़ की तरफ हुई, लेकिन ये सब पहाड़ों पर मौजूद रहे और नीचे नहीं आए। मुकामी मिशरान और जरगों ने इस तश्कील और पहाड़ों पर मौजूदगी की खबर सिक्योरिटी इदारों को देते हुए वहीं उनको रोकने की गुजारिश की कि जिसको अनसुनी कर दिया गया। इस दौरान हमने अमन मार्चेस भी किए जिसको गुलजफ़र और मामंद वगैरह ने लीड किया। जून में उन पहाड़ों पर हेलीकॉप्टर शेलिंग और तोपखानों से गोलाबारी की गई, जिन पर फ़ौज की सरहद से हट जाने की वजह से मुसलसल लोग दाखिल होकर विराजमान हो गए। इस गोलाबारी से उनको नुकसान तो कोई नहीं हुआ, अलबत्ता मिशरान ने उनको पहाड़ों तक महदूद रखने और वापस धकेलने की जो गुजारिश और ख़ुद मदद की अपील की थी, इसके बरक्स उनको शहरी आबादी में धकेल दिया गया। अब ये वो बात है जो सुहेल आफरीदी जो चीफ़ मिनिस्टर भी हैं वो भी कई दफ़ा कर चुके हैं। कई दफ़ा वो अपनी तकरीरों में कह चुके हैं कि ये पहाड़ों पर थे तो हमने कहा कि ये पहाड़ों तक पहुँच गए हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनेंगी। फिर हमने कहा कि ये अब नीचे उतर आए हैं तो फिर हमें नज़रअंदाज कर दिया गया। फिर हमने कहा कि अब ये बाज़ारों में आ गए हैं, फिर हमें नज़रअंदाज कर दिया गया। फिर हमने कहा कि ये घरों में दाखिल हो रहे हैं, फिर नज़रअंदाज कर दिया गया। तो यही बात मुराद सईद ने अपनी किताब में भी लिखी है, जो कि सुहेल आफरीदी कई मरतबा दोहरा चुके हैं। फिर ड्रोन हमलों का उन्होंने जिक्र किया है। काटलिंग में स्वात से ताल्लुक़ रखने वाले गुजर बरादरी के एक ही ख़ानदान के 9 अफराद ड्रोन हमलों में शहीद हुए। जनूबी वज़ीरिस्तान में वॉलीबॉल मैच पर ड्रोन हमला हुआ और इस बार एक नया बयानिया सामने आया कि दहशतगर्दों ने ड्रोन हमला किया है। वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमला हुआ और इसमें भी मासूम पाकिस्तानी शहीद हो गए। बाजोड़ में गुंजानाबाद इलाकों तक तालिबान को धकेलने के बाद फ़ौज ने कार्रवाई शुरू की, जिसके नतीजे में अवाम का नुकसान होने लगा। वादी तीरा में घरों पर लड़ाका तैयारों से बमबारी करके मासूम लोगों को शहीद किया गया, तो पूरा इलाका और पूरी कौम मासूम बच्चों और ख़वातीन की लाशें लेकर एहतजाज करने लगी। सवाल आया कि इनको आने किसने दिया, किस तरह पुरअमन पख्तूनख्वा एक साल में दहशतगर्दी के जद में आ गया। बॉर्डर पर तो बाढ़ लग चुकी थी। जवाब मिला कि ये पुरानी बातें हैं, आज की सूरत हाल ये है कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमने तो जवाब देना है। तो आज भी खैर यही कहा जाता है कि भाई जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज इनफ़ इज़ इनफ़ और हमें इनको मारना है, भगाना है, इनकी तश्कीलों को रोकना है, क्योंकि ये हमारे जवानों की जानें ले रहे हैं। तो मुराद सईद का मुकदमा मगर यह है कि इनको आने क्यों दिया गया, जब हम बार बार कह रहे थे ना आने दिया जाए तो इनको आने क्यों दिया गया। तो इसी मुद्दे पर उनकी ये मुकम्मल किताब है। आखिरी चैप्टर मैं आपके सामने रख देता हूँ, तुम कादिर मुतलक हो, खुदा कुछ भी नहीं। ये आखिरी बाब उन्होंने लिखा है और उसके बाद फिर उनकी वो एक उनका ख़त आ जाता है जो उन्होंने ओपन लेटर लिखा है सहाफ़ियों को, और उसके बाद फिर ट्वीट्स हैं। तो ये इस जो मुराद सईद के कलम से किताब की शक्ल में चीज़ें आई हैं, उसका ये आखिरी बाब है। इमरान खान की हुकूमत के खात्मे से कबल मार्च 2022 में हमने पब्लिक मोबिलाइजेशन शुरू की, जैसे किसी भी जमहूरी मुआशरे में होता है। लाखों की तादाद में आवाम इकट्ठे हुए, जोश और जज्बा दीदनी था, एक पत्ता ना टूटा। अदम एतमाद हुआ। 10 अप्रैल की शाम बग़ैर लीडरशिप के मुल्क भर में अवाम निकले। कौमी तराने की इज्तिमाई गूंज कराची से खैबर तक गूंजी, लेकिन एक पत्थर न बरसा। 25 मई 2022 को लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट हुई। लोगों के घरों पर बगैर वारंट पुलिस दरवाजे तोड़कर दाखिल हुई। बुजुर्गों को ज़दोकोब किया, बाप ना मिला तो बच्चों को उठाकर ले गए। चार दीवारी की पामली हुई, हमारे कारकुनान को शहीद किया गया। इमरान खान ने अवाम को पीछे हटने का हुक्म दिया। कारकुन तिल मिलाए, लेकिन सब सह कर भी पीछे हट गए। तुम्हारा भरम न तोड़ा। 17 जुलाई आया। पंजाब में जो जुल्म सितम का बाजार गर्म हुआ, सब ने देखा। कारकुनान ने जाफिशानी से नज़र मकसद पर रखी, लाठी से ही गोली खाई। जवाब दिया तो एक, अपना वोट। अवाम ने तुम्हारी सारी साजिशों को शिकस्त फाश की, मगर ना कोई ताना ना दुश्नाम, ज़ुबान का कुफ्ल न तोड़ा। इसके बाद भी रोज़ रोज़ का तमाशा जारी रहा। ना तुम्हारा जबर कम हुआ, ना हमारा सब्र टूटा। आशा शरीफ को कत्ल किया, 7 लाख लोग शरीक हुए उसके जनाजे में। इनकलाब का नारा लगा, लेकिन लोगों ने अपने शहीद की हुर्मत रखी, उसका नाम ना दागदार होने दिया। हालांकि घटिया तरीन बयानियाँ घड़ कर कौम के जज्बात को बहुत भड़काया गया। खून के घूंट पिए, सब्र किया। फिर 4 नवंबर आया। इमरान खान पर गोलियां चलीं। तुमने तो अपनी तरफ से मार ही डाला था। कौम सड़कों पर आई, दिनों तक एहतजाज किया, आसमान से शिकवा किया, तुम्हारा पर्दा रखा, क्योंकि उसी इमरान खान ने सिखाया था कि यह हमारा मुल्क है
और हमारे मुल्क पर का नुकसान नहीं होना चाहिए। तुमने इमरान खान के घर पर हमला किया, 36 घंटे अपने शहरियों पर गोली शेलिंग, केमिकल भरे वाटर कैनन, क्या क्या ना किया। कौम का भरम टुकड़े टुकड़े हो गया। किसी ने पलट कर नहीं कहा कि ईंट से ईंट बजा देंगे, तरबियत ही नहीं हुई ऐसी। लेकिन तुम फिर आए, फिर तुमने फिर से हमला किया। कुछ प्रूफ रीडिंग की काफ़ी गलतियाँ इस किताब में। उसकी वजह यह है कि जिन हालात में लिखी और छपी गई है तो शायद इसको ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं किया जा सकता होगा, प्रूफ रीडर्स के पास नहीं भेजा जा सकता होगा, तो इसलिए इसमें कुछ गलतियाँ प्रूफ रीडिंग की और जो उसकी टाइपो भी हैं। लेकिन बहरहाल आखिरी पैराग्राफ जो इस किताब का आप कह लीजिए कि गवाहियाँ बहुत हैं, शहादतें बहुत हैं, सब जानते हैं कि किसका क्या किरदार रहा, मगर मैं तुम्हें किस बात की सफाई दूँ, मेरे कातिल मेरे दिलदार, मैं तुम्हें किस भरम की बुनियाद पर अपनी हुब्बुल वतनी की गवाही दूँ। मस्जिद नबवी में वाक़या हुआ, कोसों दूर तौहीन मज़हब का मुकदमा मुझ पर हुआ। इमरान खान का साथ दिया, बगावत का मुकदमा मुझ पर हुआ। अरशद शरीफ के कातिलों की तरफ रहनुमाई की गद्दारी का मुकदमा मुझ पर हुआ। अमन की बात की दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ। इमरान खान को तुमने गैर कानूनी अगवा किया, शरपसंदों से तुमने सरकारी तनसीबात जलवाईं, आर्मी एक्ट मुझ पर लगाना है। साफ़ कहो ये सर चाहिए, बहाने क्यों ढूंढते हो, तुम कादिर मुतलिक हो, जो चाहे करो। यूँ ये किताब यहाँ पर इख्तिताम पजीर होती है और उसके बाद पाकिस्तान के सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक़ की तंजीमों और अवाम के नाम खुला ख़त, ये 200 सफ़ा नंबर 240 से लेकर और फिर उसके बाद ट्वीट्स 10 सफ़ों का ये ख़त है और उसके बाद फिर ट्वीट्स हैं जो कि तकरीबन 130 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ औक़ात पर मुख्तलिफ़ जो ट्वीट्स किए हैं तारीख़ के साथ वो शामिल की हैं, जिसमें उनके लंबे मज़ामीन भी हैं और जो उनकी ट्विटर टाइमलाइन पर सारे पड़े हुए हैं। तो वो फिर इस किताब का अगला हिस्सा है। तो यूँ जी ये मुराद सईद की किताब है, इसमें काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सख्त बातें उन्होंने की हैं और मजमूई तौर पर अगर आप कहें लुब्बे लुबाब क्या है तो वो दहशतगर्दी और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ी जाने वाली जंग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ के तालिबान को वापस नहीं आना चाहिए, उसकी वजाहत मालूम होती है। क्योंकि PTI के ख़िलाफ़ ये बहुत प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये हैं वो जिन्होंने तालिबान को वापस लाकर बसाया। तो मुराद सईद ने ये पूरा मुकदमा लड़ा है इस किताब में और बताया है कि तालिबान को हमने वापस नहीं लाकर बसाया, हम तो इसके सख्त मुखालिफ थे, निशानदही करते रहे, मार्च करते रहे, लड़ते रहे और धमकियाँ सहते रहे, हम पर भी अटैक होते रहे, हम पे भत्ते की पर्चियाँ आती रहीं, ऑपरेशंस हुए तो हम ही मारे गए। तो ये पूरा मुकदमा है मुराद सईद की इस किताब का। आप जो है वो अगर आपके पास किताब जब दस्तयाब हो तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, इससे आपको एक पर्सपेक्टिव ज़रूर मिल जाएगा। तो बहरहाल ये मैंने 3 हिस्सों में आपके सामने इस किताब का एक ख़ुलासा या रिव्यू पेश किया है। आपने पहले ही इस पर पसंदीदगी का इज़हार किया, बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूँगा कि ये सिलसिला किसी न किसी सूरत जारी रहे और शायद मुकम्मल किताबों का रिव्यू तो आप पता नहीं देखना चाहेंगे या नहीं, लेकिन यह है कि मैं हर 1-2 वीडियोज़ के बाद कुछ ना कुछ किताबों का रिव्यू पेश करता रहूँगा। जैसे आजकल मुराद सईद से पहले ये अख्तर वक़ार अज़ीम की किताब चंद हम सफ़र मेरे ज़ेरे मुतालिया रही है, तो इस किताब का रिव्यू पेश कर सकता हूँ और बहुत सारी किताबें, बड़ी दिलचस्प किताबें हैं। तो ये सफ़र अगर आपको पसंद रहा तो मैं हर दूसरे तीसरे व्लॉग में आखिरी 3-4-5 मिनट एक किताब का रिव्यू या उसका कुछ हिस्सा आपके सामने रख दिया करूँगा। अगर आपका फ़ीडबैक अच्छा आता रहा तो ये सिलसिला जारी रहेगा, वरना फिर देखें क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।